हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? बढ़िया। चलो हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं एंड दैट इज केमिकल रिएक्शन, सॉरी एंड दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस हम बात करेंगे। पहले बेटा देखो, ये एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कोहल के लिए भी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो हम यहाँ पे मैकेनिज्म और वो सब स्टडी कर लेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, कितने टाइप की होती है, और हेलोजन और अल्कोहल के लिए ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, लगभग सेम होती है। तो हम यहाँ पे मैकेनिज्म यहीं पे स्टडी कर लेंगे, और जो नेक्स्ट चैप्टर में अल्कोहल फिनोल और ईथर वाला है वहां पे केवल हम शॉर्ट में आपको बताते हुए चले जाएंगे कि किस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, क्योंकि सेम मेथड है, केवल जो एसिड है, कैटलिस्ट है, जो एरो के ऊपर हम लिखते हैं वो चेंज होता है बस। ठीक है, तो स्टार्ट करें एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ गाइस, बताओ एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? कि सर कुछ ना कुछ इसमें से एलिमिनेट होगा, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट में से एलिमिनेट होता है, उसे एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बिल्कुल सही बेटा। अब देखो ये एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप की हो सकती हैं, देखो जो तुम्हारे कोर्स में है वो तो एक ही है। ठीक है, बाकी एलिमिनेशन रिएक्शन काफी टाइप की हो सकती हैं। जैसे मान लो मेरा ये वाला एल्काइल हैलाइड है, सॉरी यहाँ पे बस इतना, ज्यादा बड़ा कंपाउंड नहीं लेना है। ये ले लो, इसका मतलब है CH3 CH2, यहाँ पे CH और उस पे Cl लगा हुआ है, और यहाँ पे एक CH3 है। ठीक है, ये सब तुमने 11th में पढ़ा है। क्लियर? अब क्या होता है कि कुछ चीजें बताना चाहूंगा मैं एलिमिनेशन रिएक्शन पे जाने से पहले भी, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अल्फा कार्बन किसे कहेंगे, बीटा पोजीशन क्या होगी, गामा पोजीशन क्या होगी, डेल्टा पोजीशन क्या होगी, डेल्टा डैश पोजीशन क्या होगी, डेल्टा डबल डैश पोजीशन क्या होगी। ठीक है, देखो क्या है ये सब। जहां पे जिस कार्बन पे मेरा फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसे बोलते हैं जी अल्फा। ठीक है, उसके साइड वाले कार्बन को बोलते हैं जी बीटा। तो सर ये भी तो बीटा हुआ, हाँ इसमें 2 बीटा कार्बन है, ये भी बीटा हुआ। ठीक है, अगर उससे भी आगे कोई कार्बन है तो उसे बोलते हैं बेटा गामा पोजीशन। उसे क्या बोलते हैं? गामा पोजीशन। अगर उससे भी आगे कोई कार्बन होता, ये वाला कार्बन अगर होता तो इसको बोलते हैं डेल्टा कार्बन। अगर इससे भी आगे यहाँ पे एक कार्बन है उसे बोलते हैं डेल्टा डबल डैश कार्बन। ठीक है, इसी तरीके से ये चेन इस तरफ भी आगे बढ़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि एक कंपाउंड में एक ही बीटा कार्बन होगा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, बस प्रोसेस फॉलो करनी है। जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है वो अल्फा, उसके साइड वाला बीटा, उससे आगे वाला गामा, उससे आगे वाला डेल्टा, उससे आगे वाला डेल्टा डबल डैश। क्या याद रहेगा? हर केस में लागू होगा। यहाँ पे Cl लगा हुआ है तो वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन का। ठीक है, तो अब तुम्हारी समझ में आ गया अल्फा कार्बन किसे बोलेंगे, बीटा किसे बोलेंगे, गामा किसे बोलेंगे, डेल्टा किसे बोलेंगे, डेल्टा डबल डैश किसे बोलेंगे। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, बहुत जरूरी है, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास ये एक कंपाउंड है बेटा, अब देखो यहाँ पे ये एक कार्बन है, इस पे एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ कार्बन है, एक तरफ कार्बन है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इसके पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये सब खुद अंडरस्टूडेबल चीज होती है। अब इसके एलिमिनेशन सुनो तुम। एक एलिमिनेशन कैसा हो सकता है? 3 तरीके की एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, 3 क्या 4 तरीके की भी हो सकती है वो, लेकिन फिलहाल 3 की बात करेंगे। एक होता है बेटा अल्फा एलिमिनेशन। क्या बोल रहा हूं? अल्फा एलिमिनेशन। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप, ठीक से सुनना, हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे, ये अल्फा कार्बन था, सेम पोजीशन पे से रिमूव होते हैं। तो इन दोनों को हटा दो तो क्या बनेगा? ये जो कार्बन है इस पे कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है, ये बनता है। ठीक है, कार्बीन। क्लियर? इसे बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। इसका एग्जाम्पल अगर तुम्हें देखना है तो देखो ये है,
क्लोरोफॉर्म, ठीक है बेटा, ये सी का एग्जाम्पल है। क्लोरोफॉर्म है, देखो तुम्हारे सामने CH3Cl बन रहा है। इस पे से क्या होता है, क्लोरीन जो है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकला और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे रह गए और ये रह गया, ठीक है। इसको बोलेंगे, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। सॉरी, ये क्या है बेटा, ये कार्बिन इंटरमीडिएट बना, ये क्या बन गया, कार्बिन इंटरमीडिएट, ठीक है। फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड होती है, वो एक अलग केस है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन गया, तो इसको बोलते हैं अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा अल्फा एलिमिनेशन समझ में आ गया। चलो फिर क्या हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है। देखो ये सब तुम्हें पढ़ना नहीं है, केवल एक इंट्रो दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये सब तुम्हारे कोर्स में नहीं है अभी, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या हो सकता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। यही पूरा हम आज पढ़ेंगे, यही पूरा हमें पढ़ना है, ठीक है। ये हमारे कोर्स में अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, अल्फा ये पोजीशन क्या है, बीटा, एक फंक्शनल ग्रुप अल्फा पोजीशन पे से जाएगा और हाइड्रोजन कौन सा जाएगा बेटा, हाइड्रोजन कौन सा जाएगा बेटा, बीटा पोजीशन पे से। दोबारा, फंक्शनल ग्रुप कहां से, अल्फा पोजीशन पे से, हाइड्रोजन कहां से, बीटा ग्रुप पोजीशन पे से, बीटा पोजीशन पे से। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो होता क्या है, ये क्लोरीन गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर और यहां से क्लोरीन निकल गया, ठीक है। तो बनेगा क्या, CH3, ये रहा CH2। यहां पे देखो क्या है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो गए, मतलब यहां पे एक बॉन्ड बन गया नया, ठीक है, यहां पे एक नया बॉन्ड बन गया और Cl चला गया, तो एल्कीन बन जाता है। ऐसे में क्या है, क्या हो जाता है बेटा, एल्कीन बन जाता है, एल्कीन बेटा। तो देखो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है, और सैचुरेटेड से क्या बन गया, अनसैचुरेटेड, तो एल्कीन फॉर्म हो गया। ये क्या था बेटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्लियर। अब एक होता है अल्फा गामा एलिमिनेशन। क्या होगा, अल्फा गामा एलिमिनेशन। जरा देखो, यही थोड़ा वहां पे जगह नहीं है, इसलिए मैं उसी को दोबारा बना रहा हूं। ये बीटा, ये गामा पोजीशन है, इस पे भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं 3, ठीक है। तो अल्फा पे से ये गया, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। अल्फा पे से फंक्शनल ग्रुप और गामा कार्बन पे से हाइड्रोजन, अल्फा पे से फंक्शनल ग्रुप और गामा पे से हाइड्रोजन। तो होता क्या है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट यहां पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो क्या है, साइक्लोप्रोपेन बन जाता है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। ये बॉन्ड यहां टच कर गया डायरेक्ट, ठीक है, ऐसा कंपाउंड बचता है। क्या है, साइक्लिक कंपाउंड बना, दैट इज साइक्लोप्रोपेन बन गया, ठीक है। ये क्या है, अल्फा गामा, ये क्या है बेटा, अल्फा बीटा, ये क्या है, अल्फा अल्फा। ये तीनों ही, अल्फा डेल्टा भी पढ़ते हैं, लेकिन अल्फा डेल्टा में क्या होगा, वो 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। उससे आगे वाले की बात करोगे 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन से एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। ऐसी एक्सप्लेनेशन तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन की। अदरवाइज एनसीईआरटी में तो बहुत छोटी दे रखी है, बहुत मतलब बहुत शॉर्ट में। चलो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और हम पढ़ेंगे किसके लिए इसे, हाँ सॉरी बेटा, हम इसे पढ़ेंगे किसके लिए, हम इसे पढ़ रहे हैं हेलोजन वाले फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है। तो तुमने देखा होगा हम क्या कर रहे थे, एक तो हाइड्रोजन माइनस कर रहे हैं, हाइड्रोजन माइनस कर रहे हैं, और एक क्या माइनस कर रहे हैं, हेलोजन माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रो हमने माइनस किया, माइनस के लिए लगाया डी, ठीक है। हाइड्रो माइनस किया मतलब हाइड्रोजन माइनस किया, हेलोजन माइनस किया, तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। अगर पूछ ले तो क्या बोलोगे डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच वन हाइड्रोजन एंड वन हेलोजन ग्रुप इज एलिमिनेटेड from the saturated substrate and forms a unsaturated product, then it will known as dehydrohalogenation reaction. And in presence of किसकी presence में, in presence of alcoholic KOH बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। लगभग ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, क्लियर। और याद रखना है एल्कोहलिक KOH,
ठीक है, एल्कोहलिक KOH, ये वर्ड तो तुम्हें याद रखना है, एल्कोहलिक KOH, मीथेनॉल, इथेनॉल, इनकी प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन में क्या है, बेसिक डेफिनेशन तुम्हें पता है, अल्फा ग्रुप पे से क्या जाएगा, हेलोजन जाएगा, याद रखना, अल्फा पे से क्या जाएगा, हेलोजन जाएगा। ठीक है, बीटा पे से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। अगर तुम्हें ये याद है तो तुम कभी भी इसमें मात नहीं खाओगे जब भी तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे होगे। चलो सबसे पहले ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन कितने तरीके का हो सकता है, हाउ मेनी टाइप्स। ठीक है, इसमें भी 3 तरीके की मैकेनिज्म हो सकती है बेटा, 3 तरीके की मैकेनिज्म हो सकती है। E1, ठीक है, E2 और एक का नाम है बेटा E1CB। ठीक है, E1, E2, E1CB। E1CB क्या है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कंजुगेटेड बेस रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। ये क्या है, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन। एकदम स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते जाओ फटाफट। ये क्या है, यूनिमोलिकुलर कंजुगेटेड बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक एक करके सबको देख लेते हैं। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में इसमें क्या होता है, सबके तुमको पॉइंट्स लिख लेने हैं। ठीक है, अब मैं पॉइंट्स बोलता जा रहा हूं एक एक करके, फटाफट मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। पहले E1 के लिखूंगा, आपको बोर्ड पे पॉइंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, इन्हें लिख लो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ 2-स्टेप रिएक्शन। ठीक है, उसमें 2 चीजें हैं। स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल टू मेक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, देन रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। ठीक है, क्या होगा स्टेप फर्स्ट में, 2-स्टेप प्रोसेस है E1 रिएक्शन। ठीक है, उसमें स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। अब मान लो जैसे हमने SN1 वाले केस में देखा था कि अगर पॉसिबल है तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी बन सकता है। ठीक है, तो वो एक पॉइंट है उसमें, क्लियर। अच्छा, फिर कार्बोकैटायन बन गया जी मोस्ट स्टेबल, फिर स्टेप 2 में क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है, एज इट इज उतार लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं आगे मूव करूं, एक एक करके सब समझाऊंगा हमने। ठीक है, पहले तीनों E1, E2 और E1CB के पॉइंट्स लिख लो, सबसे बेस्ट है। मेरे पास मान लो बेटा ये सबस्ट्रेट है, दैट इज CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक CH3 मान लो, एक CH3 मान लो और एक हेलोजन लगा हुआ है। लीविंग ग्रुप है ये OH भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है। X क्या है, OH भी हो सकता है और हेलोजन भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों पे मैकेनिज्म लागू पड़ती है, ये याद रखना। ठीक है, बस रिएजेंट चेंज हो जाते हैं, इसीलिए एल्कोहल के लिए जब मैं एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, कि वहां पे एल्कोहल आ रहा है, फिलहाल हम हेलोजन के लिए देख रहे हैं। E1 में क्या होगा बेटा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, ये यहां से ग्रुप लीव करता है। X क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेके लीव करता है, दैट इज X-। फिर क्या बना हमारे पास, CH3H, ठीक है, CH3 ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। क्या बन गया बेटा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब मैंने तुम्हें ये लिखाया था, जरा पॉइंट्स चेक करो। फर्स्ट स्टेप यही था ना, फॉर्मेशन ऑफ क्या होगी जी, उसमें कार्बोकैटायन होती है, लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है और कार्बोकैटायन बना के जाता है। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि इसे एनर्जी कहां से मिली है बॉन्ड टूटने के, तो यहाँ पे सॉल्वेंट रहेगा बेटा। ठीक है, टेम्परेचर भी दे रहे हैं तो वहां से एनर्जी मिलती है सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। ठीक है, सॉल्वेटेड आयन से। ठीक है, X- है। अब यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं, जो नीचे लिखा है वो भी बताएंगे। क्लियर। अब मैंने तुम्हें ये भी लिखाया था कि इफ पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, लेकिन वो कब,
कब? जब मुझे कुछ रीअरेंजमेंट से फायदा हो रहा हो। देखो अगर मैंने इस CH3 को यहाँ उठा के रखा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। जरा यहाँ चेक करो, यहाँ कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है? ये 1 2 3, कौन सा डिग्री है बेटा? 3 डिग्री। अगर ये यहाँ पहुंच जाता है प्लस चार्ज तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। प्लस आ गया जी यहाँ एक CH3, एक H, एक CH3, एक CH3 इधर, और यहाँ पे एक CH3 ये आ गया उठ के। जरा देखो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक ये रहा, ओके, एक ये रहा। ये क्या है? 2 डिग्री है। तो ये तो और अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा अगर रीअरेंजमेंट हुआ, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर 2 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा होता तो हो जाता। ठीक है, क्लियर? चलो, तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नाउ अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? स्टेप 2, यहां से स्टेप 2 स्टार्ट हो रहा है। ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप 2 में क्या होता है बेटा? सेकंड स्टेप में क्या है बेटा? बेस यूज होगा। बेस यूज होगा। अब देखो ये बेस क्या करता है? ये बेस क्या है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बना है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के यहां शिफ्ट हो जाएंगे। कंपाउंड कुछ ऐसा मिलेगा प्रोडक्ट में। ये है जी स्टेप 2, CH3 डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3। ये क्या मिल गया हमें? एल्कीन मिल गया। ठीक है, ये बेस क्या है? एनसीईआरटी में रिएजेंट यूज हुआ है जी, पोटेशियम एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH मतलब कोई भी अल्कोहल की प्रेजेंस में वहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, कोई भी अल्कोहल की प्रेजेंस में वहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। लेकिन E1 के केस में हम वीक बेस लेते हैं। E1 के केस में हम वीक बेस लेते हैं। अगर ये वहां नहीं लिखा है तुमने तो लिख लो उन पॉइंट्स में कि E1 के केस में हम वीक बेस लेंगे। ठीक है, यहां पे क्या होगा जी? CH3OH होगा। CH3OH होगा। ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? H को, मतलब वही यहाँ जो मैंने नेगेटिव चार्ज बेस लिख दिया है वो कुछ नहीं है, CH3OH है। वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से लिए तो हमें ये प्रोडक्ट मिला। 2 स्टेप प्रोसेस है, फर्स्ट सेकंड। दोनों स्टेप समझ में आए? पहले 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नाउ उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो क्या था बेटा? रेट डिटरमाइनिंग। जरा इसके रेट की बात करो, तो रेट क्या लिखेंगे? देखो रेट कैसे लिखेंगे? केमिकल काइनेटिक्स पे आ जाओ। क्या होता है रेट? हमारे पास ये रिएक्शन हुई है, RX था जी, बिल्कुल था RX। हमने उसमें बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई और जी हमें प्रोडक्ट मिला है। डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आओ, प्रोडक्ट मिला है एल्कीन। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं एल्कीन। तो हम जब रेट की बात करते हैं तो क्या होता है? रेट कांस्टेंट आता है। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन यहां तो सर 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? जैसे कि SN1 में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट होता था जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रही थी। यही तो स्टेप फर्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और एक बार कार्बोकैटायन बन गया, अब चाहे बेस वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, अटैक तो करे। ठीक है, तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पे। कितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है उतना ही फास्ट क्या होगा? रेट। तो पहला स्टेप यही तो है। पहला स्टेप क्या है कि यहां से क्या हुआ? -X निकल गए, X ने क्या किया? निकल गया, और क्या बना? कार्बोकैटायन बना। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करता है? सेकंड स्टेप में बेस क्या करता है? इसमें से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है और एल्कीन बना लेता है। ये ओवरऑल रिएक्शन है जो ऊपर लिख रही है। क्लियर है? क्या करता है? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है और एल्कीन बना लेता है। ये R क्या होगा? R में कम से कम 2 कार्बन होंगे, ये याद रखना, तभी तो एल्कीन बनेगा। 1 कार्बन वाला मत ले लेना, कहीं मिथाइल, ईथेन, हीथेन ले लो। ठीक है, कम से कम 2 कार्बन वाला लेना है, कम से कम ईथेन तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो रेट क्या हो गया? ये रेट आएगा जी ये। ठीक है, क्योंकि पहले स्टेप के यहां से रेट निकालोगे आप, यहां से फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पे। ये स्लो स्टेप होता है इस रिएक्शन का, और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ E1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन? तो तुमको बोलना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन जिस स्टेप में होती है वही
क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसीलिए हम इसे E1 मतलब एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 1 है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। इज इट क्लियर? ये पॉइंट मेंशन कर लिया बेटा आपने, ठीक है। नेक्स्ट कि कौन सा सबस्ट्रेट ज्यादा दे सकता है। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन बन रहा है सर। फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा वो सबसे अच्छी वो किधर मूव करेगा, E1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट देगा, E1 मैकेनिज्म के थ्रू एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा। तो 3 डिग्री सबस्ट्रेट दैट इज R, ऐसे हो कहीं पे R और R X है ना। जब यहां से ये निकलेगा, देखो 3 सबस्ट्रेट है तुम्हारे पास, यहां लिख रहा हूं, एक पे CH3 एग्जांपल ले लिया X, एक एग्जांपल है बेटा, CH3X, यहां पे दूसरा हाइड्रोजन, यहां पे CH3 और एक ही CH3 है, सॉरी, HX, ठीक है। और अगर बात करता हूं मैं इससे भी आगे, तो ये वाला आ जाओ, CH2X। तो यहां से बताओ, देखो अब ये बेंजाइल है, बेंजाइल हैलाइड है, ये क्या है, बेंजाइल हैलाइड है। और थोड़ा सा बात करोगे तो ये भी हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2X, ठीक है। ये क्या है, एलाइल हैलाइड है, एलाइल हैलाइड, याद करो ये सब पढ़ा चुके हैं तुम्हें। तो यहां से हेलोजन जाएगा तो इसका कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। सब पे X हटाओ पॉजिटिव लगाओ, X हटाओ पॉजिटिव लगाओ, X हटाओ पॉजिटिव लगाओ, तो सब तुम्हें सब पता चलेगा कि ये वाला जो हैलाइड है, ठीक है, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा हेलोजन को निकाल के, ऐसे ही यहाँ जो कार्बोकेटायन बनेगा वो दोनों, ये रेजोनेंस के थ्रू द्वारा स्टेबलाइज है, ये कंजुगेशन के द्वारा स्टेबलाइज है। तो पहले ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे, फिर ये स्टेबल होगा, फिर ये स्टेबल होगा, फिर ये स्टेबल होगा। इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट किस डायरेक्शन में E1 की तरफ हो जाती है, दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड। देन ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो नियरली इक्वल टू एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। फिर उसके बाद किस में आता है बेटा, बेंजाइलिक एलाइलिक, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। समझ में आ गई ये चीज भी आपके, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन कर रहा हूं, इसलिए ये पॉइंट टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन पे जा रहा हूं इसलिए। क्लियर? चलो ये भी समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया सर। चलो तो आगे बढ़े। फोर्थ पॉइंट है सेट-जेव प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। फोर्थ पॉइंट क्या है, सेट-जेव प्रोडक्ट बनता है। जरा ठीक से देखो सेट-जेव और ये सब क्या होता है। हाँ, अलेक्जेंडर ज़ेटसेव, ये एक रशियन साइंटिस्ट है, लेकिन ज्यादा अच्छे से ये ज़ेटसेव बोल नहीं पाते थे, इसलिए इसका नाम धीमे धीमे सेट-जेव बना दिया गया। बात एक ही है, ठीक है, एक ही आदमी है, उसको बस 2 अलग अलग नामों से प्रोनाउंस कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या बोल दिया कि जब हमारे पास एक एल्कीन है, मान लो कुछ इस तरीके की एल्कीन आ गई, CH3 CH2 ClH और यहां पे CH3, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट दिमाग से निकल गया मेरे से, वो पॉइंट ये है, एलिमिनेशन रिएक्शन जब हो रही है, खासकर अल्फा बीटा एलिमिनेशन, इसे ही बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन का ही दूसरा नाम है बीटा एलिमिनेशन। इसमें कंपलसरी हो जाता है कि बीटा पोजीशन पे कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए, बीटा पोजीशन पे कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए। इट इज मतलब ये तो कंपल्सेशन है ही, कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए बीटा पोजीशन पे, ठीक है। ये बहुत जरूरी बात है, तो जरा चेक करो इस पे, ये इसकी अल्फा, ये इसकी बीटा, हाँ है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। ये आपको चेक कर लेना है। अगर ऐसी सिचुएशन दिखे
कि वहां पे बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पे पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे बीटा एलिमिनेशन हो, ये याद रखना, ठीक है। जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो निकलेगा कहां से, ठीक है। अब देखो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में दो केस बन जाते हैं, ठीक है। Cl ने लीव कर दिया जी, कार्बोकेटाइन बन गया, Cl ने लीव कर दिया जी, कार्बोकेटाइन बन गया, और कार्बोकेटाइन बनेगा ये CH2 CH3 CH CH3 पॉजिटिव, यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां हाइब्रिडाइजेशन आ गया जी sp2। अब क्या करेगा, अब इस पे ग्रुप आके लगेगा, अब इस पे क्या है, ग्रुप आके लगेगा, ठीक है। वो तो हो जाता था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन में अभी तुम्हें बताया, कोई बेस आएगा, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उस जो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होता है उसे ही बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं, और एक एल्कीन बना देगा। तो इसमें दो बीटा हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे लगने वाला ये CH2 ये रहे H और H, एक इस कार्बन पे लगने वाले हाइड्रोजन 1 2 और ये 3, ये भी दो बीटा हाइड्रोजन है, इस पे 3 बीटा हाइड्रोजन है। तो या तो यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर ले और ये यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये वाला प्रोडक्ट, इसको मैं नंबर 1 बोल रहा हूं, बेस आया, ठीक है, बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया, इसे अपनी तरफ खींच लिया, ये बॉन्ड यहां लटका रह गया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो गए और ये प्रोडक्ट बना दिया, इसको मैं बोल रहा हूं 1, इसीलिए मैंने लिख दिया 1। तो 1 वाला प्रोडक्ट ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बना। दूसरा प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है, मैं थोड़ा मार्कर डिफरेंट यूज करूंगा जिससे अच्छे समझ में आए। दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, बेस आए और यहां से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे, ठीक है, इस वाले को, उसको नहीं कर रहा है, अब इसको कर रहा है, ठीक है, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये तो इसके साथ चला गया H प्लस की फॉर्म में। अब ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां रह गए, ये किसकी फॉर्म में निकलता है H, ये ऑलरेडी लोन पेयर के साथ है, मतलब नेगेटिव चार्ज के साथ है, तो इस पे पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दैट इज सेकंड केस। सेकंड केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 एज इट इज है जी, वहां से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, CH2 भी एज इट इज है जी, और CH डबल बॉन्ड CH2, दोनों में फर्क दिख रहा होगा, इसमें इस कार्बन के इधर है डबल बॉन्ड और इस कार्बन के इधर है डबल बॉन्ड। अब देखो सेडजेफ का प्रोडक्ट कौन सा है जी, सेडजेफ का प्रोडक्ट है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द सेडजेफ प्रोडक्ट एंड इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। फिर तो बताना पड़ेगा ना कौन कम बन रहा है कौन ज्यादा बन रहा है, बन दोनों रहे, समझने की कोशिश करो, बन दोनों रहे, लेकिन एक ज्यादा मात्रा में बनेगा, एक 70% बन रहा है तो दूसरा 30%, एक 60 तो दूसरा 40, ठीक है। तो मेजर कौन सा होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है, जैसे मेरा डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इस पे कितने नंबर ऑफ ज्यादा कार्बन लग रहे हो, जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड। इस पे एक देखो, ये 2 कार्बन है डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड के इधर देखो, इस पे 2 कार्बन लग रहे हैं, ओके, इधर देखो इस पे एक ही कार्बन लग रहा है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड किसे बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड किसे बोला जाएगा, इस वाले को बोला जाएगा, ठीक है। अब जरा इस वाले में हम चेक करते हैं, इसमें कैसे समझोगे आप, देखो डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ठीक है, ये रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के एक कार्बन है इधर, ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, ठीक है, और इस इधर एक हाइड्रोजन है एक CH3 है। इधर आओ जरा, ये कार्बन है डबल बॉन्ड C, इस पे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक CH2 CH3 वाला ग्रुप लगा हुआ है, इस तरीके का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या है, ये वाले पूरे डबल बॉन्ड पे कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, ये वाले डबल बॉन्ड पे कितने हाइड्रोजन है, 1 और 1, 2 केवल, और 2 CH3 हैं, 2 CH3 हैं, मतलब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। समझ में आ रहा है, काउंट कर लेना है, डबल बॉन्ड पे इस पे 2 हाइड्रोजन है, इसके डबल बॉन्ड पे 3 हाइड्रोजन है जी, दोनों साइड मिला के, तो ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड हुआ, ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ठीक है। सो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट एंड इट इज नोन एज द सेडजेफ रूल। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, यही सेडजेफ ने बोल दिया,
मेजर प्रोडक्ट एंड इट इज नोन एज सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों? सेट-जेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है? तो पहले ही बोल दिया, सेट-जेफ ने क्या बोला, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, वही मेजर प्रोडक्ट होगा। वही क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। वही क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। और दूसरा वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। ऐसा क्यों? तो तुमको जीओसी याद आनी चाहिए। अब जीओसी याद आनी चाहिए, जिसमें हमने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा था। हाइपर कंजुगेशन में क्या था जी? डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कार्बन होना चाहिए, या फिर एस कार्बोकैटायन हो, मतलब ऐसा कार्बन हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, और उसके साइड वाले कार्बन पे जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज्यादा होंगे, उसके डबल बॉन्ड है तो उसके इधर दोनों मिला के, ठीक है, उस पे जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, मतलब ये डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप ये पूरा है भाई साहब, तो अल्फा पोजीशन क्या हुई? ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये इस कार्बन से अटैच है, तो ये हुआ अल्फा। ठीक है, समझने की कोशिश करना, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है तो ये हुआ अल्फा। ठीक है, यहां पे ये वाला होगा अल्फा। ऐसे मत सोच लेना कि सर आपने तो वहां पे ये वाला अल्फा बताया था, इससे फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यहाँ OH पूरा फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पे ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, एल्केन जो बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हाइपर कंजुगेशन में था, ठीक है, उतना ही डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड या कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता है। वो कौन करता है? हाइपर कंजुगेशन। इसके p ऑर्बिटल में लगातार इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता रहता है। तो यहाँ पे 3 है तो 3 पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, कहीं पे 2 ही है तो 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी। तो ज्यादा पॉसिबल कौन हो, ज्यादा अच्छा कौन बनाएगा, तो ज्यादा स्टेबल कर रहा हो। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसके ज्यादा होंगे वो ही ज्यादा स्टेबल होता है। जरा यहाँ पे आओ, अब देखो बेटा, इस पे ये रहा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, रेड मार्कर, वी हैव टू यूज रेड मार्कर। ठीक है, यहाँ पे आओ बेटा, जरा चेक करो, ये रहा पूरा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इस पे देखो एक कार्बन, ये रहा, ये अल्फा है, ये अल्फा है जी। इस पे कितने हाइड्रोजन आ गए, मतलब अल्फा हाइड्रोजन 3 इसके और 3 इसके। ये वाले नहीं, ये वाले अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए? 3 आ गए। तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं टोटल? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जरा यहां चेक करो, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, इस पे यहां पे H नो, केवल यहां आओ, इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? केवल 2 ही हैं। इस पे कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेशन के रूल से ये ज्यादा स्टेबलाइज प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और यही किसने बोल दिया? यही बोल दिया सेट-जेफ ने। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट, शॉर्टकट में याद रखो, इसका जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट को बोलते हैं हॉफमान प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? हॉफमान प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़े। ये समझ में आ गया, ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया कि सेट-जेफ प्रोडक्ट क्यों स्टेबल होता है। जब भी ऐसी स्थिति आए, अनसिमेट्रिकल वाला केस बन रहा है, ठीक है, जब भी ऐसी स्थिति आए, दोनों तरफ बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड बना देना है, आंख बंद करके। इतना मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करोगे? कार्बोकैटायन बनाओ, और देखो कि इधर एक कार्बन है, इधर कार्बन पे फिर दोबारा कार्बन लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड यहां बना दो, खत्म, बात खत्म, यहीं पे खत्म। ठीक है, ये याद रखना है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट था बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जो 5th पॉइंट था वो था कार्बोकैटायन जो है वो इंटरमीडिएट बनेगा, मोस्ट स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो हम उस पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं। फिर हमने बोला कि एक और पॉइंट है उसमें कि गुड लीविंग ग्रुप जो है, ठीक है, वो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। गुड लीविंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये था, देखो, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, मान लो ये है मेरा, ठीक है, ये मेरा कंपाउंड है, इस पे Cl लगा है, Br लगा है, और इस पे I लगा है। ठीक है, जितना ज्यादा साइज अच्छा होगा वो उतना ही जल्दी क्या करता है? रिपल्सन करता है। रिपल्सन करेगा मतलब वो वहां से जल्दी निकलना चाहेगा। सबसे बड़ा साइज किसका?
इसका, तो ये सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है इनमें, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन है। ठीक है, तो गुड लीविंग ग्रुप क्या है, यहां से जल्दी निकलना चाहेगा और उतना ही जल्दी यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। ये जितना जल्दी निकलेगा उतनी जल्दी क्या होगी, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। और यही तो रेट वाला स्टेप था। रेट क्या है कि जितना कार्बोकेटाइन वाले स्टेप से ही तो निकालते हैं हम, जितना अच्छा कार्बोकेटाइन बनेगा वही तो रेट है। ठीक है, तो जल्दी कार्बोकेटाइन और स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा, गुड लीविंग ग्रुप बनाएगा। इसीलिए इससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर एक पॉइंट है बेटा कि जो प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। देखो होता क्या है, हमने KOH लिया, हमने ये लिया था CH3OH आपको समझाने के लिए। ठीक है, साथ में क्या था, KOH ले लो बेस। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जी, एल्कोहल क्या है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब क्या होता है कि एक बार तो इसने क्या किया जी, एक बार तो X माइनस जो वहां से निकला था, याद है X माइनस निकला था, यहां पे CH3OH हो सकता है, H2O भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, अब इस तरीके से इसके मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे। ठीक है, फिर एक इधर भी अरेंज होगा, और जो लीविंग ग्रुप था X माइनस, उसको बीच में इस तरीके से ट्रैप कर लेता है। ठीक है, उसको आराम से सॉल्वेटेड कर देता है, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए, वो मचलता नहीं है। ठीक है, इधर उधर भागता नहीं है। तो दो तीन साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं, एक तो बेस के साथ हाइड्रोजन चला गया जो बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया था, और एक ये जो गुड लीविंग ग्रुप X माइनस निकला है वो कहां ट्रैप हो जाता है, प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं हुआ तो ये ट्रैप भी नहीं हो पाएगा, वो है ना। ठीक है, याद रखना बेटा, अगर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं हुआ तो ये ट्रैप नहीं हो पाएगा। ये किसकी वजह से ट्रैप हो रहा है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लियर, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखो पोलर सॉल्वेंट तुम जानते हो, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 ना हो बस। ठीक है, जरा CH3OH का स्ट्रक्चर बनाओ, ये है। ठीक है, ऑक्सीजन ये रहा। ठीक है, तो नेट डाइपोल मोमेंट इधर होगा। अब वो 0 नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी भी आ रही, बस 0 नहीं है, तो ये क्या पोलर हो गया। दूसरा, ये प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, दूसरे को जरूरत हो तो। X माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए सारे मॉलिक्यूल्स प्रोटॉन रिलीज कर रहे होते हैं, सॉल्वेटेड कर रहे होते हैं उसे अपने में। ठीक है, इसीलिए क्या इसे बोल देते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज भाई वहां से निकल रहा है, जो लीविंग ग्रुप निकला है, उसको भी तो स्टेबलाइज होना जरूरी है, तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। क्लियर बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, रिएक्शन को फास्ट कर देगा। इज इट ओके? चलो, एक शायद लास्ट पॉइंट और बचता है कि जो एजी सॉल्ट होता है, एजी सॉल्ट क्या करेगा, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। वो कुछ नहीं करेगा, बस थोड़ा कैटलाइज करने में मदद करता है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंटल डेटा है लेकिन वो, ठीक है, तो वो पॉइंट बस ऐसे समझ लो कि वो क्या करता है, थोड़ा सा रिएक्शन को फास्ट कर देगा, कैटलाइजेशन जैसा काम करता है रिएक्शन में। क्लियर, ये पॉइंट्स हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट बात है SN1 रिएक्शन के बारे में। देखो SN1 रिएक्शन ही सबसे बड़ी है, बाकी सब छोटी हैं। SN2 और इवन CV में इतना टाइम नहीं लगेगा। SN1 में एक खास बात हो रही है। अब मैं उस बात पे आ रहा हूं, मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने पहले तुम्हें वो अच्छे से पढ़ा दी। ठीक है, दोबारा एक बार रिवाइज करा रहा हूं। सबस्ट्रेट होता है, उसमें से कार्बोकेटाइन बनता है, फिर उस पर बेस अटैक करता है तो उसके हाइड्रोजन को छीन लेता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ना, ये था, ये सबस्ट्रेट होता है जिसपे कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन तो होना चाहिए, और यहाँ पे हेलोजन ग्रुप होता है। क्या करता है, सबसे पहले ये निकला जी, X माइनस निकला, तो इसने कार्बोकेटाइन बना दिया। इसने क्या किया जी, कार्बोकेटाइन बना दिया, ये बन गया जी कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बेस जो यहाँ पे हमने यूज किया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, वो बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को लेके अलग हट जाता है, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं और एल्कीन प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, बट अब थोड़ा ठीक से देखो, ये जो बेस है
क्या करता है ये, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक काम और कर सकता है ना, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं, यही बेस है। ये क्या कर सकता है, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज पे अटैक भी तो कर सकता है। तो सेम कार्बोकैटायन सेकंड पोजीशन में बेस जब अटैक कर रहा है तो यही न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और रिएक्शन दे देता है जी SN1। कौन सी, SN1। अब ये बेस कोई सा हो सकता है, ठीक है, जैसे KOH है, ठीक है, तो KOH का न्यूक्लियोफाइल OH-, तो यहाँ पे OH- आके लग जाएगा, तो ये तो SN1 रिएक्शन मिल गई। तो क्या सर हमेशा कंपटीशन, फिर तो ये साथ में चल रहे होंगे रिएक्शन। हाँ, ये दोनों रिएक्शन जब भी इवन रिएक्शन हो रही होगी तो साथ में SN1 रिएक्शन भी होती है, साथ में SN1 रिएक्शन भी होती है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, कब SN1 होगी और कब इवन होगी, ठीक है। देखो ये जो SN1 रिएक्शन है, इसमें क्या है, नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बाहर से आने वाले न्यूक्लियोफाइल के बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, वो भी डायरेक्ट सबस्ट्रेट के साथ, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, दैट इज डेल्टा H इसमें नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, ये क्या है, एंडोथर्मिक होती है। ये क्या है, एंडोथर्मिक होती है। पहले से जो बॉन्ड बना हुआ है हमें उसको क्या करना है, उससे हाइड्रोजन को छीनना है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0। तो ये रिएक्शन क्या हो गई जी, एंडोथर्मिक हो गई, एंडोथर्मिक हो गई, ठीक है, एंडोथर्मिक हो गई। तो अब ली-चार्ट-लायर वाला प्रिंसिपल याद करो, जो हमने तुमको सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया है, और वो वैसे पहले 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में भी आता है, ठीक है, वहां पे याद करो। ली-चार्ट-लायर प्रिंसिपल क्या था कि जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती है। मतलब अगर मैं ये पूरी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे कर रहा हूं तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि ये प्रोडक्ट बने। यही तो कहना चाहता हूं, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो SN1 कम होगी क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये पूरा थर्मोडायनेमिक इफेक्ट आ रहा है इसमें, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन इसकी कम, मतलब अगर यही रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रही है, किस पे हो रही है, यहाँ पे बेस के साथ मैं टेम्परेचर डाल देता हूं हाई, ठीक है, और हाई क्या बता दे रहा हूं, ज्यादा होना चाहिए हमेशा 50 डिग्री सेल्सियस से, किससे, 50 डिग्री सेल्सियस से, किससे, 50 डिग्री सेल्सियस से। तो ये रिएक्शन नहीं होगी, होगी लेकिन बहुत कम, रेट ऑफ रिएक्शन क्या डिक्रीज हो जाता है, बंद नहीं होता है, होगी लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन फेवर करेगी, ये वाली, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो याद रखना, जब भी ऐसा कंपाउंड हो, बीटा हाइड्रोजन हो तो भी SN1 हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर चेक कर लेना, क्या एरो पे जो सेकंड वाला एरो है या एक ही एरो देगा, वो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन देगा, ठीक है। जब हम क्वेश्चन कराएंगे वो तुम्हें ऐसे एरो देगा कि भाई ये मेरा सबस्ट्रेट है, ये मेरा सबस्ट्रेट है Cl, ठीक है, इस पे बेस आया और टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, तो प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट बताओ। तो घबराना नहीं है, फिर तो टेम्परेचर ज्यादा है, बेस है, बीटा हाइड्रोजन है, बस इतना चेक करना होता है, बस इतना चेक करना है। सिंपल तुम्हें क्या करना है, बीटा पे से हाइड्रोजन हटाओ, यहां से Cl हटाओ, बस डबल बॉन्ड बना के छुट्टी। इतनी मैकेनिज्म झंझट की जरूरत ही नहीं है, बस कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो। कॉन्सेप्ट नहीं पता तो शॉर्टकट नहीं पता है, ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, नहीं तो कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। क्लियर। अगर उसने यहां पे भैया 10 डिग्री सेल्सियस लिख दिया ना, तो फिर तुम ये प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, फिर तुम क्या प्रोडक्ट बनाओगे जी, यहां पे आके बेस का न्यूक्लियोफाइल सेट हो जाएगा, SN1 का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसीलिए हम तुमसे कहते थे कि जो ऑर्गेनिक है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा चेंज हुआ सब कुछ चेंज हो जाएगा।
क्लियर, ये समझ में आ गया। हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होगी और लो टेम्परेचर पे क्या फेवर होगी बेटा, लो टेम्परेचर पे क्या फेवर होगी, कंपलसरी, और कंपलसरी क्या फेवर होगी, SN1 रिएक्शन फेवर होगी। ठीक है, E2 रिएक्शन कब फेवर होगी, ठीक है। E2 में क्या होता है, E2 में कुछ नहीं, सिंपल है, E2 तो बहुत ज्यादा सिंपल है। एक मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, एक मेरे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड है, ये रहा जी, ठीक है। बीटा पे हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, ये याद रखना बस, एलिमिनेशन में बीटा पे हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन के लिए हाइड्रोजन बीटा पे होना बहुत कंपलसरी है, बीटा एलिमिनेशन के लिए, ठीक है, कंपलसरी। क्या होता है इसमें, कुछ नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, सिंपल डायरेक्ट हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर और यहाँ से हेलोजन निकलेगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, क्या बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, C ऊपर हाइड्रोजन है, इस पे बेस आया, ये बेस है, ठीक है, बेस ने इसे एब्स्ट्रैक्ट किया, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। H और H एज इट इज है, फिर ये C है और यहां से ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, नया बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो रहा है और यहाँ से ये बॉन्ड टूट रहा है, तो मैं इसे भी डैश डैश से दिखा रहा हूँ, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट है, जैसे SN2 में बनती थी वैसे E2 में बनती है। डबल ट्रैगर का साइन लगा दो, चलो अब इधर आओ, डबल ट्रैगर का साइन लगाओ, देखो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, न्यू बॉन्ड फॉर्मिंग, ऊपर वाला जो है बॉन्ड फॉर्मिंग और ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट तुरंत ये बनता है। ट्रांजिशन स्टेट तुम्हें पता है हाइपोथेटिकल स्टेट है, एक इमेजिनरी स्टेट है, ज्यादा देर तक रुकेगी नहीं, प्रोडक्ट बनेगा ये H, यहां से ये हाइड्रोजन बेस के साथ टूट के चला गया, तो बेस और हाइड्रोजन तो अलग हो गए, है ना, और वहां से ये डबल बॉन्ड बन गया, यहां से X निकल गया, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी होंगे इस पे लगे हुए, ठीक है, मैंने वो दिखाई नहीं है, लगा लो, चलो ये 2 हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, एल्कीन बन गया। लेकिन ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और X माइनस निकला इसे, ठीक है, X माइनस निकला इसे, ये कहाँ रहेगा, सॉल्वेंट के साथ, इसे सॉल्वेंट सॉल्वेटेड कर देता है, ठीक है। ये क्या सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें रेट लिखने जाओगे, लिखने जाओगे तो ये आएगा K है RX, मतलब सबस्ट्रेट, और आने वाला बेस दोनों पे डिपेंड करेगा, बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे भी इसका रेट डिपेंड करता है। तो मुझे बताओ, तभी तो हम इसे बोलते हैं एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइमोलिकुलर रिएक्शन, बिकॉज द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX सबस्ट्रेट एंड एज वेल एज द इनकमिंग बेस। क्लियर। एंड ऑर्डर की बात करूं बेटा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बराबर हो जाता है। क्लियर, मैकेनिज्म समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसके भी कुछ पॉइंट्स लिख लो, मैं लिख रहा हूं फिर एक एक करके समझा दूंगा। E2 एलिमिनेशन देखो बेटा, इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, अभी बताया था, कॉन्सर्टेड प्रोसेस होगी, बिल्कुल सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, कॉन्सर्टेड प्रोसेस बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होगी, ये लिख रहा है, it is here is no intermediate, only formation of transition state, formation of transition state, ये याद रखना, उसी के साथ लिख लो चाहे पॉइंट। देन सेकंड में क्या है, रेट इसका E2 का दोनों पे डिपेंड करता है, RX और बेस के कॉन्सेंट्रेशन पे, ऑर्डर 2, मॉलिक्यूलरिटी 2, अभी समझाया था। बेस अटैक फ्रॉम बैक साइड, यहां लिख लो ब्रैकेट में, अभी समझा रहा हूं इस पॉइंट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी पेरिप्लेनरिटी इज दी, यहां पे लिख रहा हूं, इसके ब्रैकेट में लिखना है लेकिन तुम्हें, जो मैं यहां लिख रहा हूं, एंटी पेरिप्लेनरिटी इज दी मिनिमम रिक्वायरमेंट
मिनिमम, ऐसे लिखो, इज द अर्जेंट रिक्वायरमेंट, इज द अर्जेंट रिक्वायरमेंट। एंटी पेरिप्लेनरिटी क्या होती है अभी समझा रहे हैं, वैसे 11th में जीओसी में आता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बेस इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, देखो यहाँ पे जैसे जैसे बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे मान लो बेस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मान लो 2 आ गई, ठीक है, तो रेट डबल हो जाएगा। यहाँ 3 आ गया तो रेट डबल हो जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा, 4 आ गया तो और बढ़ जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट बढ़ेगा। क्लियर पॉइंट है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इस ऑर्डर में बढ़ता है। सर SN1 में तो उल्टा था, सॉरी SN2 में तो उल्टा था, SN2 में ऐसा नहीं था, तो हमने कहा ये SN2 रिएक्शन है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, एग्जांपल बताएं अभी हम तुम्हें, देखो एग्जांपल एंटी पेरिप्लेनरिटी समझाऊंगा मैं। एंटी पेरिप्लेनरिटी के लिए मुझे पूरा बोर्ड चाहिए, तो मैं पहले ये समझा देता हूं तुम्हें। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला देखो, कंपैरिजन देखना है तो देखो, ये 3 डिग्री सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ एक CH3 है, यहाँ एक CH3 है, यहाँ एक CH3 है, 3 डिग्री है, ये CH3 ठीक है, ये CH3 ठीक है, ये HH। क्लियर। अब देखो हमने क्या बोला कि 3 डिग्री ज्यादा देगा 2 डिग्री देन 1 डिग्री। देखो अगर यहां से ब्रोमीन निकला और एक अल्फा हाइड्रोजन निकलता है यहां से, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे कितने लगे हुए हैं, देखो यहां से अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूं तो बेटा ये प्रोडक्ट होगा C डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन तो ये रहा, ठीक है, ये वाला जो डॉट से मैंने कार्बन लगाया ये रहा, ये 1 ये 2 ये 3, ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है। अब इस पे देखो, अब इस पे डॉट वाले कार्बन पे एक और CH3 लगा हुआ था और एक और CH3 लगा हुआ था, ठीक है, और यहां से एक हाइड्रोजन चला गया तो इस पे अब भी 2 हाइड्रोजन बचे। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा KOH की प्रेजेंस में, ठीक है, इसको KOH की प्रेजेंस में रखो जरा जल्दी फटाफट, ठीक है, इसको KOH की प्रेजेंस में एक कार्बन ये रहा डॉट वाला, तो डॉट वाला कार्बन ये रहा, यहां से ये अल्फा है, सॉरी ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे से भी एक हाइड्रोजन जाएगा, तो यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2CH, ये वाला हाइड्रोजन गया, ये डबल बॉन्ड बना, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये रहा, ये बीटा कार्बन, ठीक है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो ये भी इसी कार्बन पे लगेगा। ये देखो एक कार्बन ये रहा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये रहा कार्बन, ठीक है, दूसरा कार्बन इस पे जो डॉट पे लग रहा है वो मैं ये बना दे रहा हूं CH3, तो दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन ही होगा, 3 बॉन्ड बने हैं, मतलब यहाँ पे जो नहीं है उसको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देना है, ये तो मैं ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडेबल होता है। यहाँ पे क्या है ऑलरेडी हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर यहाँ पे कार्बन नहीं है तो, और इस वाले कार्बन पे, अब इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। अब इस पे इससे जरा प्रोडक्ट बनाओ KOH डाल के, इसमें KOH डाला मैंने, तो क्या होगा बेटा, देखो ये कार्बन ये रहा, सर यहाँ पे जो CH3 है ये इसका बीटा कार्बन है, इस पे लगने वाले CH3 है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ ऊपर लगा दिया, 2 साथ में लग दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये अल्फा कार्बन ये रहा जिसपे मेरा Br लगा है, बिल्कुल अल्फा ये रहा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से ब्रोमीन जाएगा, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से ब्रोमीन जाएगा, तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा, ये डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, ये बीटा कार्बन आ गया, इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं और इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं। अब मुझे बताओ कि ये जो एल्कीन फॉर्म हुई है, ये जो एल्कीन फॉर्म हुई है उनमें तीनों में सबसे ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है, ये डबल बॉन्ड के अराउंड कितने अल्फा कार्बन, 1 2, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए 6, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3, इसमें कितने हैं जी 0, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, हाइपर कंजुगेशन से ये, देन ये और देन ये, इसीलिए बोला कि 3 डिग्री सबस्ट्रेट सबसे फास्ट E2 देता है, देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्लियर, फर्स्ट 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है। क्लियर है ये चीज, अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे ही निकाल रहे हैं, जैसे हम सेट जब प्रोडक्ट निकालते थे, सेट जब प्रोडक्ट वाला ये भी क्लियर हो गया और ये भी आपको क्लियर हो गया।
कोई दिक्कत? चलो सभी पॉइंट्स क्लियर है। अब केवल एक पॉइंट बचता है, एंटी पेरिप्लेनरिटी। क्या बचता है बेटा? एंटी पेरिप्लेनरिटी क्या होता है? वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट, सबसे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैकेनिज्म पहले, जनरल मैकेनिज्म समझ में आए, फिर पॉइंट समझ में आए, फिर एक एक करके डिटेल में जाएंगे। इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखना बेटा। अगर तुमने वीडियो पहले बंद करके छोड़ दी तो तुम क्वेश्चन मिस कर सकते हो, क्वेश्चन गलत हो सकते हैं ये टू के। ठीक है, देखो मान लो ये मेरा हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है बेटा, और ये मेरा यहां पे हेलोजन है, सेम साइड जहां पे मेरा हाइड्रोजन है। और दूसरा केस है मेरा कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हेलोजन, और ये दो हाइड्रोजन लगे। ठीक है, तुम्हें पता है फिशर, सोहॉर्स, ये सब तुम जानते हो जीओसी से। ठीक है, इसका तुम अगर सोहॉर्स बनाओगे, अगर इसका सोहॉर्स बनाओगे तो कुछ इस तरीके का होगा, तीनों तरफ हाइड्रोजन। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, तीनों तरफ हाइड्रोजन, यहां से गया बॉन्ड, फिर यहां पे हेलोजन, ये हाइड्रोजन और हेलोजन को एक साइड डालना है। ठीक है, यहां पे क्या है, एंटी पोजीशन में रखने हैं दोनों, ये वाला हाइड्रोजन और ये। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये हाइड्रोजन यहां रख दिया। ठीक है, और दूसरे वाले, ये क्या है, एक कार्बन है, ये दूसरे वाले कार्बन का जो हेलोजन है, ठीक है, दूसरे वाले कार्बन का जो हेलोजन है वो उसके अपोजिट है। यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। ये भाई आपको आने चाहिए अगर आपको एंटी कन्फॉर्मेशन समझना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है समझना। ये 100 हॉर्स वाला प्रोजेक्शन है, न्यूमान में भी आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट कंपटीशन में तो कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, और नॉर्मल के लिए, बोर्ड के लिए इसकी ज्यादा जरूरत है नहीं, याद रखना है। ठीक है, बोर्ड के लिए इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो अब इसको बोलते हैं बेटा एंटी कन्फॉर्मेशन, जब तुम्हारा रिमूवल हाइड्रोजन और जो फंक्शनल ग्रुप है जो लीव करने वाला है, जब वो दोनों एक दूसरे के एंटी हों। यहां पे हेलोजन है, ठीक है, तो ये दोनों एंटी हैं, इसको बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर। एंटी पेरिप्लेनर, एंटी विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट इज एंटी पेरिप्लेनर। ठीक है, इधर क्या है, हाइड्रोजन जो रिमूव होने वाला है, यहां हेलोजन, दोनों एक तरफ है, इसको बोलते हैं सिन पेरिप्लेनर। क्या बोलते हैं, सिन पेरिप्लेनर। ये सब जीओसी का पार्ट है बेटा, सिन पेरिप्लेनर। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? सिन पेरिप्लेनर। सर क्या ये हाइड्रोजन नहीं निकल सकते? देखो इस वाले स्ट्रक्चर में तो कहीं से भी हाइड्रोजन निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचो कि यहाँ CH3, यहाँ CH3 होता, यहाँ पे CH3 होता, तो यही हाइड्रोजन तुम्हारे पास अवेलेबल होता। तो ये कंपल्सेशन है कि हाइड्रोजन और हेलोजन, जो हाइड्रोजन रिमूव होने वाला है उसको एंटी ही होना पड़ेगा हेलोजन से। अगर नहीं हुआ तो देखो क्या दिक्कत होगी। अब मैं बताता हूं तुम्हें क्या दिक्कत होगी। बेस आएगा, बेस आया जी, ठीक है, घूमता फिरता आएगा और यहां कहीं रुकेगा, और ट्रांजिशन स्टेट में क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन ले रहा होगा, ये बॉन्ड टूट रहा होगा, फिर ये बॉन्ड टूट रहा होगा। तो ये इतना बड़ा बेस और ये हेलोजन के बीच में क्या है, रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो पूरी तरह से काइनेटिकली अनफेवर्ड होगी, पूरी तरह से काइनेटिकली अनफेवर्ड होगी। वो बननी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बनने के लिए तो बहुत एनर्जी चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन की पोजीशन में भी तुम्हें उनको रखना है। एक ही घर में सोचो 2 लोग रह रहे हैं, बिल्कुल बनते नहीं है, जबरदस्ती रख रहे हो उन्हें, जबरदस्ती रखना चाहते हो, तो तुम्हें बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, दोनों को टॉलरेट करना पड़ेगा। कभी ये लड़ रहा है, कभी वो लड़ रहा है, कभी ये लड़ रहा है, कभी वो लड़ रहा है। ठीक है, तो वैसी स्थिति है यहाँ पे। बेस और हेलोजन के बीच में क्या रिपल्सन होता है। इसीलिए अगर सबस्ट्रेट अगर सिन पेरिप्लेनर वाली कंडीशन में है तो पहले उसे एंटी बनाओ। एंटी कैसे बनाओगे तुम उसे? एंटी कैसे बनाओगे, देखो ये मान लो हेलोजन लगा है, ये मेरा हाइड्रोजन लगा है निकलने वाला। कुछ नहीं करना, सिंपल उस
ये जो सिग्मा बॉन्ड है, रेड रेड जो है, ये सिग्मा बॉन्ड है दोनों कार्बन कार्बन के बीच का। यहाँ एक कार्बन लगा है, यहाँ बॉटम पे, यहाँ एक, जहाँ पे कैप है यहाँ पे एक कार्बन लगा है। इस बॉन्ड को पकड़ के 180 डिग्री से ऐसे घुमा दो, बन गया जी एंटी पेरिप्लेनर, बन गया जी एंटी पेरिप्लेनर। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, केवल, और तुम्हें पता है सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन अलाउ होता है, बन गया एंटी पेरिप्लेनर। ठीक है, तो एंटी पेरिप्लेनरिटी इज द अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर E2, तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्लियर, ये एक चीज मेरे को आपको बतानी थी। ठीक है, चलो तो अब कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें E1 E2 के, E1 E2 के कर लो पहले। चलो बेटा पहला क्वेश्चन लिखो, ये Br दिया हुआ है, OCS3 माइनस, ठीक है, हीट किया, ठीक है, बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी बताते जाओ फटाफट। यहां से ब्रोमीन निकलेगा सर, वहां से ये इस पे एक हाइड्रोजन लगाए, ठीक है, इस पे एक हाइड्रोजन लगाए यहाँ पे, ठीक है, ये गया तो प्रोडक्ट ये बन गया। हाँ सही है, ठीक है। सेकंड बोलो जल्दी, मान लो मेरे पास ये है बेटा, ठीक है, एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक NaOH। अच्छा ये क्या है, E2 होगी यहाँ पे क्या होगी, E2 होगी, ठीक है, OCS3 माइनस, यहाँ पे एल्कोहलिक NaOH लगाया मैंने। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा बेटा, सिंपल बताओ जल्दी क्या होगा यहाँ पे, एल्कोहलिक NaOH की प्रेजेंस में क्लोरीन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और ये भी तो सब बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तीन जगह से पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की। चलो ये दोनों तो एक जैसे हैं, यहाँ बने चाहे यहाँ बने, बात एक ही है। तो एक प्रोडक्ट तो ये हो गया कि इनकी तरफ बन जाए डबल बॉन्ड, यहाँ बन जाए डबल बॉन्ड, तो ये हेलोजन गया, इसका एक हाइड्रोजन गया, तो ये प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इस पे एक CH3 इधर लग गया और एक CH3 इसका ये लग गया, और दूसरी तरफ क्या है CH और उस पे CH3 CH और CH3, ठीक है। दूसरा अगर ये वाला हाइड्रोजन निकले तो भाई साहब डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये डबल बॉन्ड बना, एक CH3 दो CH3 तो इस वाले कार्बन पे लग रहे हैं, एक CH3 और दो CH3 ये आगे, और इस वाले कार्बन पे एक CH3 दो CH3 तो एक CH3 दो CH3। बताओ दोनों में से मेजर कौन होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साफ साफ दिख रहा है ये है, तो ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया, ठीक है। ऐसे पहचानना है, मैकेनिज्म की तरफ तो ध्यान भी नहीं देना है तुम्हें, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मुझे बताओ, एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, ये एल्कोहलिक KOH, जरा बताओ यहाँ पे क्या होगा बेटा, एल्कोहलिक KOH, यहाँ पे क्या होगा, ये अल्फा, ये बीटा पोजीशन पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो नो रिएक्शन। बताया था ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, बीटा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, तभी बीटा एलिमिनेशन होगा, नहीं तो आगे की तो बात ही नहीं छिड़ती है, ठीक है। और क्वेश्चन कराएंगे कुछ, बिल्कुल करेंगे सर, और शानदार क्वेश्चन हम आपके लिए निकालते हैं। थ्री डी में निकालेंगे कॉन्सेप्ट तो इतने धांसू बना देंगे हम तुम्हारे ऑर्गेनिक में कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे कि कहीं ऑर्गेनिक भी पढ़ी थी। CH3 एल्कोहलिक KOH लगा हुआ है भाई, एल्कोहलिक KOH लगा हुआ है, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। अच्छा तुम्हें याद होना चाहिए, जहां भी डैश बॉन्ड है वो बिलो द प्लेन है, तुमसे दूर है, और Cl बॉन्ड तुम्हारी तरफ है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे है, Cl बॉन्ड तुम्हारी तरफ, दूसरे वाले कार्बन पे CH3 पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट बताओ कैसे बनेगा, और तीन ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें, चार ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है बेटा ये, अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बेटा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बताओ, ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा, क्या होगा चारों में से? ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगानी है। सेट जेब प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, सेट जेब प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जरा देखो यहां से क्लोरीन जाएगा, यहां से क्लोरीन जाएगा, ठीक है, ये बात फिक्स है। क्लोरीन किधर है? तुम्हारी तरफ। देखो साइड वाले कार्बन पे, यहां पे चीज समझना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, बहुत जानदार क्वेश्चन लगा है मुझे। साइक्लोहेक्सेन एक प्लेन पे है, ये वो बॉन्ड है, ये वाला, ये वो बॉन्ड है। Cl तुम्हारी तरफ है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। Cl तुम्हारी तरफ है और CH3 पीछे है, CH3 पीछे है, ठीक है। अब जिस कार्बन पे Cl लगा है, मतलब ये जहां पे मेरी उंगली रखी है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इस पे CH3 पीछे है, तो हाइड्रोजन जो निकलने वाला है वो कहां होगा? वो तुम्हारी तरफ होगा, वो उसमें बनाया नहीं है। सीधी सी बात है, दो बॉन्ड प्लेन पे होते हैं। जब भी एक कार्बन के 4 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड प्लेन पे है, वो बॉन्ड ये रहे प्लेन वाले, तो एक CH3 का पीछे पहुंच गया तो हाइड्रोजन तुम्हारी तरफ है। तो ये रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, अभी पढ़ी है E2 में, ये रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, ये तो सिन पेरीप्लेनर हो गए। और सिन पेरीप्लेनर का क्या करना है? एंटी बनाना है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को ऐसे उठाओगे, पूरा पीछे घुमाओगे, ठीक है भाई साहब। सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन अलाउ होता है, रिंग के अलोंग नहीं होता है। पूरी रिंग पलट जाएगी, पूरी रिंग पलट जाएगी, तो यहाँ रोटेशन अलाउ ही नहीं होगा। डबल बॉन्ड और रिंग के अलोंग रोटेशन अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो तुम ये बात तो भूल जाओ कि कभी भी यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये सिन पेरीप्लेनरिटी वाली कंडीशन दे रहा है, सिन पेरीप्लेनरिटी वाली कंडीशन दे रहा है। तो ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा यहां पे बनाने वाला, ये तो पूरी तरह गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सिन पेरीप्लेनरिटी वाली कंडीशन आ रही है। 3D इमेजिनेशन होना चाहिए तो मजा आता है ऑर्गेनिक पढ़ने में। ये क्या है? ये यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो जरा चेक करो, यहाँ तो हेलोजन ही नहीं है। यहाँ इस वाले कार्बन पे थोड़ी हेलोजन है कि इसका हाइड्रोजन निकलेगा तो निकलेगा। हाइड्रोजन तो यहाँ, क्लोरीन तो यहाँ पे है, तो या तो डबल बॉन्ड इधर बनेगा या डबल बॉन्ड इधर बनेगा। ये नहीं तो ये नहीं, तो फिर तो सर यही है। अब ये कैसे है? देखो यहाँ ये होगा, बिल्कुल होगा। क्लोरीन आपकी तरफ है, हाइड्रोजन एक पीछे की तरफ होगा, एक आगे की तरफ होगा। तो आगे की तरफ जो होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे होगा और यहाँ पे एक क्लोरीन ऐसे है, ठीक है। तो इस वाले से कोई मतलब नहीं है, नहीं निकालेंगे। पीछे भी तो एक हाइड्रोजन है, वो निकल जाएगा और ये निकल जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखो। मान लो ये है मेरे पास, सॉरी बेटा, मान लो ये है मेरे पास, एल्कोहलिक KOH लिख दिया है पे। प्रोडक्ट बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, प्रोडक्ट बताओ। चलो ऑप्शन दे देते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो जरा इसको, ये Br पीछे की तरफ है, ठीक है, तो हाइड्रोजन सब में आगे की तरफ होना चाहिए, इसके साइड वाले कार्बन पे। ये अल्फा पोजीशन हो गई, तो ये बीटा हुई, ये बीटा हुई। इन पे क्या है? हाइड्रोजन आगे की तरफ होना चाहिए, लेकिन दोनों ही जगह मिथाइल आगे की तरफ है, मिथाइल आगे की तरफ है। तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? नॉट पॉसिबल। तो कौन सा प्रोडक्ट होगा? नन ऑफ दीज। कोई भी सही नहीं है, चेक कर लेना, कोई भी नहीं बनेगा इनमें से, ठीक है। चलो एक ऊपर वाला एग्जांपल और ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कराने थे, थोड़ा तुम्हें आइडिया आ जाए, जिससे
क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं, क्या सर हमें बोर्ड में पूरी मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी? नहीं, अगर मैकेनिज्म पूछता है किसी रिएक्शन की तो ही मैकेनिज्म लिखनी है बोर्ड में, नहीं तो सोचना भी बंद मैकेनिज्म के बारे में। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखो, बस तुम्हारे दिमाग में मैकेनिज्म चलनी चाहिए, वहां लिखोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा और गलती से गलत लिख दी तो मार्क्स जरूर कट जाएंगे, ठीक है? इसलिए ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। अब इसमें आओ, एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं। देखो एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? यहां पे ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है। अगर यहां से हाइड्रोजन गया तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, यहां से गया तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा। जरा फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बनाओ एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH CH3 और CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बना। सेकंड वाला बनाओ, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला, जहां सेकंड पे डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन इधर जो CH3 लगा है वो जी यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है? इसका ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो इस पे CH3, ठीक है, और हाइड्रोजन। इनमें से देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है? ऊपर वाला, नीचे वाला? ये वाला है सर, है ना? इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे एक ये हाइड्रोजन है, क्लियर? और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये सेट-जेफ प्रोडक्ट है। ये क्या बेटा? सेट-जेफ प्रोडक्ट है, ठीक है? तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर हो जाएगा और ऊपर वाला माइनर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो देखो, मैंने मैकेनिज्म कुछ नहीं बना रहा हूँ प्रोजेक्ट, ये प्रोडक्ट बनाते समय, ठीक है? बहुत ही कम केसेस में मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत क्विकली सॉल्व होते हैं। और JEE में काफी क्वेश्चन आते हैं इसके, JEE में भी काफी क्वेश्चन आते हैं। एडवांस में किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो भी हम तुम्हें बता देंगे। चलो एक एग्जांपल वैसा भी ले लेंगे, ठीक है? JEE एडवांस में कैसा क्वेश्चन आता है, यहां आओ। चलो इस वाले केस में ये एक स्पेशल न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जो काफी हिंडर्ड है। इसका जो कार्बन है वो पहले से 3 बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप लेके बैठा है, ये याद रखना, ठीक है? तो जब ये अप्रोच करता है ना तो 2 प्रोडक्ट बनाएगा हमेशा की तरह, जैसे एल्कोहलिक KOH ने अप्रोच किया ऐसे ये भी अप्रोच करेगा, तो प्रोडक्ट यही बनाएगा। एक बार बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ऊपर वाले जो बने प्रोडक्ट तो वही बनेंगे CH3 प्लस नीचे वाला एक और बनेगा CH3 CH3, एक हाइड्रोजन लगाओ डबल बॉन्ड, एक CH3 और एक CH3 इधर, ठीक है? प्रोडक्ट तो यही बनेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, शायद ये CH3 तो मैं क्लियर ना दिख रहा हूँ, ये सेट-जेफ प्रोडक्ट है, S प्रोडक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, S प्रोडक्ट मतलब सेट-जेफ प्रोडक्ट, ठीक है? ये सेट-जेफ प्रोडक्ट हो गया जी, ये सेट-जेफ प्रोडक्ट हो गया, ये हॉफमान प्रोडक्ट हो गया HP, ठीक है? शॉर्ट में लिख रहा हूं। बट इस केस में क्या होता है, ये जो बेस है ये पहले से हिंडर्ड है, तो ये हाइड्रोजन को लेने के लिए इधर जाएगा सबस्ट्रेट के लिए तरफ, लेकिन इसके ऊपर पहले से ही 3 बल्कि ग्रुप लगे हैं जी, तो ये क्या करेगा, ये सेट-जेफ प्रोडक्ट, देखो सेट-जेफ प्रोडक्ट कब बन रहा है? जब हाइड्रोजन यहां से जा रहा है। सेट-जेफ प्रोडक्ट कब बन रहा है? जब यहां से, ठीक है, जब यहां से हाइड्रोजन जा रहा है, तो ये ऑलरेडी यहां पे भी CH3 2 बल्कि ग्रुप लगे हैं, ऑलरेडी ये 3 CH3 बल्कि ग्रुप्स को लेके आ रहा है, तो इनके बीच में क्या रिपल्सन होगा, ये दोनों CH3 इसे अप्रोच ही नहीं करने देंगे इस वाले हाइड्रोजन को, क्योंकि ये काफी अंदर है, ये इसके लिए बाहर ही अवेलेबल हो जाएगा, है ना? यहाँ पे कोई हिंडर्ड ग्रुप नहीं है, 3 हाइड्रोजन है बिल्कुल खुले हुए, यहां से अप्रोच कर देता है। तो ऐसे केस में, इस केस में हॉफमान प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, हॉफमान प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है? जबकि सेट-जेफ प्रोडक्ट होना चाहिए लेकिन होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो बेस अप्रोच कर रहा है ये काफी स्टेरिकली हिंडर्ड है, स्टेरिकली क्राउडेड है, स्टेरिकली हिंडर्ड है। इज इट क्लियर बेटा? ये एक एग्जांपल स्पेशल केस में याद रखना। एक तुम्हें JEE एडवांस का भी क्वेश्चन देखना है, चलो वो भी देख लेते हैं। चलो बेटा एक एडवांस के लिए क्वेश्चन देखो, एक एडवांस के लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये CH3 CH और यहां पे ले लो बेटा C2H5, ठीक है? और दूसरा यहां पे C, एक Br ले लो, एक H ले लो, और यहां पे ले लो बेटा CH3,
ठीक है, CH3 ना लेके यहां पे C2H5 ले लो। ठीक है, तो मैं ये बताना है इसमें सिस एल्कीन बनेगी कि ट्रांस एल्कीन बनेगी। ये ऐसे क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना, अगर E1 E2 में क्वेश्चन आया तो ऐसे ही हो रहा था एडवांस में। ठीक है, देखो अब कैसे करोगे, पहले उसका 100 हॉर्स बनाओ जी। 100 हॉर्स बनाते हैं। 100 हॉर्स जिनको बनाना नहीं आता है वो हमारा 100 हॉर्स वाला लेक्चर देखें, तभी ये समझ में आएगा, है ना। C2H5 आ गया नीचे, ठीक है, और जी H आ गया यहाँ, Br आ गया यहाँ। और फिशर भी सही करने के लिए पहले यहाँ पे C2H5 लाना पड़ेगा, CH3 वहां लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इस पे होने चाहिए। तो C2H5 को पहले इधर रखोगे, CH3 को उधर रखोगे, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बना, स्ट्रक्चर ये बनेगा कि CH3 आएगा यहाँ और C2H5 आएगा यहाँ और H आएगा यहाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तुम और नहीं तो 100 हॉर्स बनाना सीखो, पहले फिशर बनाना सीखो, उसके बाद ही ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं तो पर्सनल आके हमसे क्लास में पूछो, हम ये बता देंगे। ठीक है, चलो अब हमको क्या करना है, बीटा हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों एंटी होने चाहिए। तो इस वाले बॉन्ड को पकड़ के ऐसे ट्रैक्टर की स्टीयरिंग घुमाते हैं ना, ऐसे पकड़ के ऐसे 120 डिग्री से घुमा दो, तो ब्रोमीन यहाँ, C2H5 यहाँ और H यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बना कुछ, ये बनेगा, यहां बना रहा हूं Br C2H5 और ये वाला जो बॉन्ड है इस पे आ गया जी H। पीछे वाले पे अभी भी सब कुछ वैसा ही है। अब पीछे वाले को रोटेट करना पड़ेगा, तो पीछे वाले में क्या चाहिए मुझे, पीछे वाले में ये H मुझे यहां चाहिए, यहां चाहिए। ठीक है, तो इसे 60 डिग्री से रोटेट कर दो, पीछे वाले को भी ऐसे ट्रैक्टर की जगह स्टीयरिंग। तो ये वाला बॉन्ड क्या है, ये वाला यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा, CH3 यहां कहीं आ जाएगा और C2H5 यहां कहीं आ जाएगा। तो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। क्या बनेगा, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज पीछे वाले को रोटेट कर रहा हूं, कार्बन नंबर 2 को 60 डिग्री से। तो क्या बनेगा, Br, आगे वाला तो एज इट इज है C2H5 और H। पीछे वाला क्या बना जी, H यहां आ गया, CH3 यहां आ गया और C2H5 आ गया यहां। अब इसकी रिएक्शन होगी एल्कोहलिक KOH से, तब तुम बना सकते हो प्रोडक्ट। ये 100 हॉर्स फिशर विशर सब आने चाहिए तुम्हें, नहीं तो मेंस एग्जाम की और नीट वीट की तो सोचना ही मत। ठीक है, ये सब सीखो बेटा, पहले GOC सीखो अच्छे से। एल्कोहलिक KOH, अब क्या करो, H निकाल लो, Br निकाल दो। H एल्कोहलिक KOH एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन यहाँ आ गया, Br यहाँ से निकला। तो देखो ये वाला कार्बन ये रहा, इस पे क्या क्या लगा है, C2H5 लगा है एक साइड, ठीक है, और एक साइड हाइड्रोजन लगा है। अब डबल बॉन्ड आया, दूसरे कार्बन में C2H5 वाली साइड में ही CH3 है, तो यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे दूसरे साइड है C2H5। बताओ जरा ये कौन सा एल्कीन है, एक सेम ग्रुप दैट इज C2H5 ट्रांस टू ईच अदर, दैट इज ट्रांस एल्कीन बन रहा है, ट्रांस एल्कीन बन रहा है। इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा बोर्ड में। ठीक, सॉरी बोर्ड में नहीं, एडवांस में, बोर्ड में तो कभी नहीं पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन। क्लियर है, E1 E2 का एक एक कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर किया है बेटा। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से समझाया। क्लियर सर, इसमें और भी कुछ आ सकता है? देखो बेटा इसमें बहुत कुछ आ सकता है, ये टॉपिक इतना बड़ा है, इसे थोड़ा और ब्रॉड लेवल से पढ़ाया जाए, थोड़ा और क्रॉस कर जाए हम लिमिट्स को, लेकिन ये मोर देन सफिशिएंट हो गया है जो तुमको पढ़ाया। ठीक है, और तुमको बस इतना ही आना चाहिए, लास्ट में तो यही आना चाहिए कि सबस्ट्रेट देखो जो भी दिया है, सबस्ट्रेट देखो क्या उस पे अल्फा, क्या हेलोजन जहां लगा है उसके बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, एरो पे एल्कोहलिक KOH लगा है, तो क्या करना है तुम्हें, डिहाइड्रो हेलोजनेशन, इसका हेलोजन हटाओ, इसका हाइड्रोजन हटाओ। क्या कर रहा है, बेस इसे एब्स्ट्रैक्ट करता है, हाइड्रोजन यहाँ जाता है, यहाँ जाता है और ये एल्कीन बन जाता है। ये आना चाहिए तुम्हें, बस खत्म। ठीक है, इतना तुम्हें आना चाहिए। इस रिएक्शन को डिहाइड्रो हेलोजनेशन क्यों बोलते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे से, एडजेसेंट दो कार्बन है अगल बगल वाले एडजेसेंट कार्बन्स बोलते हैं, उन पे से एक पे से हाइड्रोजन जा रहा है, एक पे से हेलोजन जा रहा है, तो इसको डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर मेरा ये जो सबस्ट्रेट है इसमें 2 बीटा कार्बन हो तो फिर सीडजेफ प्रोडक्ट की तरफ बढ़ जाना है, बस
इतना मेन तुम्हारे लिए बोर्ड के लिए, ये जो अभी लास्ट में कंक्लूड किया मैकेनिज्म के लिए हमने तुम्हें, ये जो 2-3 लेक्चर बनाए हैं ये पूरे देखने हैं, ठीक है, तब तुम्हारे अच्छे डिटेल में समझ में आएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझना है, शॉर्ट में जाना है तो यही तरीका है, ठीक है। चलो यहाँ पे बेटा E1 और E2 पूरी तरीके से खत्म होते हैं। अब बचती है E1CB। देखो बेटा E1CB में क्या होता है, मान लो ये मेरा सबस्ट्रेट है CH3, क्या पढ़ रहे हैं E1CB मैकेनिज्म, CH3H, ठीक है, CH3 और यहाँ पे है मेरा लीविंग ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे है मेरा लीविंग ग्रुप, मैं इसे L से डिनोट कर रहा हूँ। ये X हो सकता है, OH हो सकता है, हेलोजन या हाइड्रोक्सी ग्रुप में से कुछ भी हो सकता है। क्या होता क्या है इसमें, एक्चुअली में बेस आता है और इस हाइड्रोजन को पहले एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाते हैं तो कार्बेनायन इंटरमीडिएट बनता है इसमें। ये पॉइंट्स याद रखो बस, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। E1CB में क्या होगा, कार्बेनायन बनेगा, डबल बॉन्ड नहीं, अभी तक तो सिंगल बॉन्ड है, और CH3 और यहाँ पे लीविंग ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे क्या है लीविंग ग्रुप। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है, -L हो जाता है। तो ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड बना दिया है नेगेटिव चार्ज ने। नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है उस पे, CH3 और यहाँ क्या बच गया, CH3। इस तरीके से ये 2 स्टेप प्रोसेस होती है। इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बेनायन बनता है। अब तुम्हें पता है 1 डिग्री कार्बेनायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। तो जो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा वो सबसे पहले E1CB देगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखने हैं बस, और इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है ज्यादा, बाकी सब सेम है, ठीक है। इसे कंजुगेटेड बेस क्यों बोलते हैं, देखो तुम्हें पता है, अगर याद ना हो तो हम तुम्हें बता देते हैं कि अगर मान लो मेरे पास ये कुछ है, इसमें से मैं H को अलग करता हूं, ठीक है, H को अलग करता हूं और मैं ऐसे लिखता हूं कि बेस रह गया जी माइनस, ठीक है, और इसमें से H+ अलग हो गया, तो ये जो एसिड है जिसमें H लगा हुआ है इसका ये कंजुगेटेड बेस बन जाता है, क्योंकि इसमें से H निकाल लिया, ठीक है, इसका ये कंजुगेटेड बेस बन जाता है, और इस बेस का ये कंजुगेटेड एसिड, इस बेस का ये कंजुगेटेड एसिड, ठीक है, एक दूसरे में से बनते हैं। तो वही हमने यहाँ किया, हमने क्या किया, इस H में से इसका नेगेटिव बना दिया तो इसका कंजुगेटेड बेस बन रहा है, और इसी में इसके थ्रू ये मैकेनिज्म जाती है। रेट इसी पे का फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनायन पे डिपेंड करता है। अगर इसका तुम रेट लिखोगे तो क्या आएगा, K और RX, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केवल सबस्ट्रेट, दैट इज दिस, ठीक है। और वो क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन दो स्टेप की रिएक्शन है, स्टेप 1 दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनायन एंड स्टेप 2 दैट इज डिपार्चरिंग ऑफ लीविंग ग्रुप फ्रॉम द कार्बेनायन। तो इस वाले स्टेप पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनायन पे ये पूरा डिपेंड करता है, ठीक है, इसीलिए इसका रेट भी इसी स्टेप से निकलेगा। फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो कॉन्सेंट्रेशन इस पे डिपेंड करेगी, ठीक है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन इस पे डिपेंड करेगी। आपको क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये है E1CB मैकेनिज्म, और यहाँ पे E1 का ठीक उल्टा हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्योंकि बनने वाला जो कार्बेनायन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। जिसका ज्यादा स्टेबल कार्बेनायन होगा वो जल्दी E1CB मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, जिसका कार्बेनायन कम स्टेबल होगा वो लेट फॉलो करेगा। तो कार्बोकैटायन और कार्बेनायन की स्टेबिलिटी उल्टी होती है, इसीलिए हमने आंख बंद करके 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है? तो ये E1CB के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे पूरी तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शंस खत्म होती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल करके भी पूछ सकते हैं, फोन नंबर आपके पास है ही, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या आप क्लास में भी आके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।